हेलो एवरीवन। मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, या फिर जिसे हिंदी में हम कोशिका झिल्ली अभिगमन के नाम से जानते हैं। वहाँ पर हमने दो टाइप के ट्रांसपोर्ट जो है वो डिस्कस किए थे, जिसमें पहला था पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द सेकेंड वन वॉज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसे हिंदी में हम पहले को निष्क्रिय परिवहन के नाम से जानते हैं और जो सेकंड होता है उसे हम सक्रिय परिवहन के नाम से जानते हैं। दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है, मतलब व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन में मुख्य अंतर क्या होता है। तो आपको ये याद रखना है कि सक्रिय परिवहन जो होता है वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत होता है। मतलब जहां पर मॉलिक्यूल्स को नॉर्मली हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना होता है, वहीं पर अगर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएंगे, यानी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता में जाएंगे, तो उसी को हम सक्रिय परिवहन के नाम से जानते हैं। जिसके टाइप जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पहला टाइप हमने पढ़ा था प्राथमिक सक्रिय परिवहन, या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होगा क्या, मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में होगा। ऑब्वियसली जब किसी भी चीज़ को आप लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में भेजोगे तो वहाँ पर आपको एनर्जी जो है वो खर्च करनी होती है, यानी ऊर्जा जो है वो खर्च करनी होती है, और ऊर्जा जो है वो मुख्यतः एटीपी से जो है वो प्रोवाइड की जाती है, मतलब एटीपी के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाती है। जब मैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करती हूँ, यानी जब हम प्राथमिक सक्रिय परिवहन की बात करते हैं, तो यहाँ पर कुछ आयंस की हेल्प से जो है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होते हैं। कुछ आयनों की सहायता से अणुओं का स्थानांतरण होता है, और वो आयन मुख्यतः होते हैं पोटेशियम और सोडियम, यानी विद द हेल्प ऑफ पोटेशियम एंड सोडियम आयन मॉलिक्यूल्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, बट नॉट विदाउट दीज आयंस। केवल इन आयनों की सहायता से नहीं, यू हैव टू डू द एक्सपेंस ऑफ एटीपी, आपको वहां पर एटीपी भी खर्च करना होगा, तभी वहां जाकर मैं बोल सकती हूँ आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो कंप्लीट होगा। सेकेंड पॉइंट वॉज दैट के नॉर्मली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अगर मैं प्राथमिक सक्रिय परिवहन की बात करती हूँ, तो यहाँ पर वेक्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी वाहक उपस्थित होते हैं। सोडियम वेक्टर होगा, पोटेशियम वेक्टर होगा, मैग्नीशियम वेक्टर होगा, और इनके साथ में एक्टिव एटीपेस एंजाइम जो है वो उपस्थित होता है, यानी इनके साथ में ही एक्टिव एटीपेस एंजाइम जो है वो भी प्रेजेंट होता है। और क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर के आउटर साइड में यानी वाहक के बाहरी तरफ जो है वो पोटेशियम के लिए दो बाइंडिंग साइट होती है, मतलब ऐसी दो साइट होती है जहां पर पोटेशियम बाइंड हो सकता है। और इनर साइड जो वेक्टर का होता है, यानी वेक्टर वाहक का जो आंतरिक सतह होती है, उस पर सोडियम की बाइंडिंग के लिए या फिर सोडियम के बंधन के लिए तीन स्थल जो है वो उपस्थित होते हैं। अब ऑब्वियसली होगा क्या कि जो वाहक है उससे हमारे पोटेशियम और सोडियम आयन जो है वो जुड़ जाएंगे। जैसे ही बाइंडिंग साइड से पोटेशियम एंड जो सोडियम आयन है उनकी बाइंडिंग हो जाती है, यानी वो जुड़ जाते हैं, तो एटीपेज एंजाइम की हेल्प से एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी एटीपी का जल अपघटन होता है। और जैसे ही एटीपी का जल अपघटन होता है तो वहां पर एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये पॉइंट जो है हम मेंशन करेंगे। जैसे एनर्जी रिलीज होगी तो वेक्टर अपनी संरचना या स्ट्रक्चर में चेंज कर लेता है। आगे क्या होगा वो देखेंगे, तो पहले हेडिंग लिखे, उसी में कंटिन्यू करके लिखना है। जब जब पोटेशियम तथा सोडियम आयन जब पोटेशियम तथा सोडियम आयन वाहक के बंधन स्थल से जुड़ जाते हैं, वाहक के बंधन स्थल से जुड़ जाते हैं, बंधन स्थल से जुड़ जाते हैं, तो 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 एटीपेस एंजाइम की सहायता से तो एटीपेस एंजाइम की सहायता से एटीपेस एंजाइम की सहायता से एटीपी का जल अपघटन होता है, एटीपी का जल अपघटन होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो जिससे
ऊर्जा मुक्त होती है तथा ऊर्जा मुक्त होती है तथा तथा वाहक की संरचना में, वाहक मतलब वेक्टर, तथा वाहक की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। वाहक की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, या वाहक की संरचना में, वाहक की संरचना परिवर्तित हो जाती है, या चलो लिख लिया तो परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे when 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 sodium and potassium ion, when sodium and potassium ion, when sodium and potassium ion get attached to binding site of vector, get attached to binding site of vector, get attached to binding site of vector, hydrolysis of ATP, hydrolysis of ATP get occurred with the help of, get occurred with the help of ATPase enzyme, get occurred with the help of ATPase enzyme, get occurred with the help of ATPase enzyme, at ATPase enzyme, ATPase enzyme, due to which energy get released, due to which energy get released, due to which energy get released, and structure of vector also get, and structure of vector also get changed, and structure of vector also get changed. अब क्या होगा, एनर्जी की हेल्प से ही वेक्टर की स्ट्रक्चर में चेंज कैसे होगा, आपको ये याद रखना है कि मैंने एक पॉइंट शुरू में मेंशन किया था कि जो हमारा सोडियम आयन होता है, या फिर जो हमारा सोडियम आयन है, उसकी कंसंट्रेशन या उसकी मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा होती है। तो ऑब्वियसली बाहर से, भाई ऑलरेडी सेल के अंदर कंसंट्रेशन सोडियम की ज़्यादा है, तो उसको तो बाहर से अंदर नहीं लिया जाएगा। तो होगा क्या कि जो हमारा सोडियम आयन है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स को सेल से बाहर जो है वो भेज दिया जाता है। 3 मॉलिक्यूल सोडियम के तो बाहर जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम के जो है वो क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। या सिंपल ये याद रख लेना, 3 आयंस ऑफ सोडियम गेट रिलीज्ड फ्रॉम द सेल, या बाहर चले जाएंगे, और 2 मॉलिक्यूल या 2 आयन ऑफ सोडियम जो है, पोटेशियम जो है, उनको रिसीव कर लिया जाएगा, है ना। तो लिखेंगे इसमें आगे, लिखेंगे जिससे 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 सोडियम के 3 आयन, जिससे सोडियम के 3 आयन कोशिका से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, कोशिका से बाहर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, तथा डायरेक्टली लिखेंगे पोटेशियम के 2 आयन, तथा पोटेशियम के 2 आयन कोशिका के अंदर प्रवेशित हो जाते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेशित हो जाते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ड्यू टू विच 3 आयंस ऑफ सोडियम, due to which 3 ions of sodium get released from cell, and 2 ions of
and 2 ions of potassium received by cell received by cell received by cell received by cell। ठीक है, और एक पॉइंट और लिख लेंगे, ये यहाँ पर प्राथमिक वाला पूरा होता है लेकिन एक पॉइंट लिख लेंगे। इस प्रकार का परिवहन इस प्रकार का परिवहन इस प्रकार का परिवहन आवेग उत्पत्ति के समय आवेग उत्पत्ति के समय आवेग उत्पत्ति के समय तंत्रिका कोशिका में नर्व सेल में होता है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल में होता है। तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल्स में होता है। सिंपल है कि 2 पोटेशियम आयन अंदर चले जाएंगे और 3 सोडियम आयन जो है वो बाहर चले जाएंगे, तो तंत्रिका कोशिका में संपन्न होता है। संपन्न होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट occur in nerve cell occur in nerve cell occur in nerve cell at the time of nerve cell at the time of charge activation charge एक्टिवेशन। और यहीं पर जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था वो होता है पूरा। हेडिंग डालेंगे सेकंड वन और सेकंड वन है द्वितीयक सक्रिय परिवहन। द्वितीयक सक्रिय परिवहन द्वितीयक सक्रिय परिवहन इंग्लिश में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इंग्लिश में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहला प्राइमरी था, अब सेकेंडरी है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो पहले समझ लेंगे, फिर हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहेगा। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इधर ध्यान देंगे। जैसे मैं पहले प्राइमरी का बता देती हूँ, फिर सेकेंडरी का देख लेंगे। प्राइमरी में क्या हो रहा था कि जो सेल थी, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हुआ क्या था कि जो सेल थी इसमें 2 वे डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स जो है, आयन जो है वो ट्रांसफर हो रहे थे। 2 वे का मतलब क्या है आपको पता है, अंदर जो है वो तो आ रहे थे हमारे कौन, मैं बोल रही हूँ पोटेशियम आयन, और बाहर कौन जा रहे थे हमारे, मैं बोल सकती हूँ सोडियम आयन। मतलब यहाँ पर 2 के आयन जो है वो अंदर आए थे और 3 मैं बोल सकती हूँ सोडियम आयन जो है वो बाहर गए थे। मतलब कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो 2 वे हो रहा था। मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ आयन बाहर जा रहे थे और बदले में कुछ आयन जो है वो अंदर आ रहे थे। अगर मैं इसी में सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करती हूँ, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो सिंगल डायरेक्शन में होगा। सिंगल डायरेक्शन का होने का मतलब क्या है कि या तो मॉलिक्यूल्स केवल बाहर जाएंगे या फिर मॉलिक्यूल जो है वो केवल अंदर आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम पर मॉलिक्यूल को या आयन को रिलीज भी कर दिया जा रहा है और उसी टाइम पर मॉलिक्यूल्स को रिसीव भी कर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, या तो मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया जाएगा या फिर मॉलिक्यूल्स को रिसीव किया जाएगा इन द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, पहले लिखेंगे द्वितीयक सक्रिय परिवहन में, द्वितीयक सक्रिय परिवहन में या इसमें
इसमें दो भिन्न अणुओं का स्थानांतरण, दो भिन्न अणुओं का परिवहन, दो भिन्न अणुओं का परिवहन एक साथ एक ही दिशा में, एक साथ एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है। या तो मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे या फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो अंदर आएंगे। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, in this type of transport different molecules या two different molecules get transferred together in a same direction, get transferred together in a same direction, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, आंत्र यानी गट की, आंत्र की उपकला कोशिकाओं में, आंत्र की उपकला कोशिकाओं में, आंत्र की उपकला कोशिकाओं में ग्लूकोज का परिवहन, आंत्र की उपकला कोशिकाओं में ग्लूकोज का परिवहन, ग्लूकोज का परिवहन। इसका एग्जाम्पल इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन epithelial cells of gut, epithelial cells of gut, epithelial cells of gut. This is the example of secondary passive transport. ठीक है, चलो अब इसी एग्जाम्पल को आगे डिटेल में देख लेते हैं। लिखेंगे इस पे लिखेंगे आंत्र की उपकला कोशिकाओं, आंत्र की उपकला कोशिकाओं में अंगुलीनुमा उभार या फिंगर लाइक फोल्डिंग, अंगुलीनुमा उभार जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोविलाई, इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोविलाई और हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म अंकुर। माइक्रोविलाई इंग्लिश में कहा जाता है माइक्रोविलाई, हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। आंत्र की उपकला कोशिकाओं में अंगुलीनुमा उभार या माइक्रोविलाई ऑब्लिक करके सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे इन माइक्रोविलाई की कोशिका झिल्ली पर, इन माइक्रोविलाई की कोशिका झिल्ली पर वाहक यानी वेक्टर, वाहक या फिर वेक्टर उपस्थित होते हैं, वाहक या वेक्टर उपस्थित होते हैं।
तथा तथा इन वाहक पर वाहक प्रेजेंट होते हैं तथा इन वाहक पर एक सोडियम एक सोडियम एक सोडियम तथा एक ग्लूकोज, एक सोडियम और एक ग्लूकोज दोनों के बंधने की जगह होती है। तो एक सोडियम तथा एक ग्लूकोज के बंधन हेतु बंधन हेतु बंधन स्थल बंधन हेतु बंधन स्थल यानी बाइंडिंग साइट उपस्थित होती है। बाइंडिंग साइट उपस्थित होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे ऑन द एपिथेलियल सेल ऑफ गट on the epithelial cell of gut on the epithelial cell of gut some finger like foldings are present on the epithelial cells of gut. Some finger like foldings are present which is known as microvilli, which is known as microvilli. ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ microvilli vectors are present and each vector have one binding site for and each vector have one binding site for sodium and one binding site for glucose, one binding site for sodium and one binding site for glucose. अब भाई ऑब्वियसली बाइंडिंग साइट है तो दोनों से वाहक पर जो दो बाइंडिंग साइट है, वेक्टर के ऊपर जो दो बाइंडिंग साइट है उन पर ऑब्वियसली एक आयन हमारा सोडियम का एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो बाइंड हो जाएंगे यानी जुड़ जाएंगे। जैसे ही बाइंडिंग हो जाती है, याद रखना, जैसे ही मॉलिक्यूल्स जो है वो बाइंडिंग साइट पे बाइंड हो जाता है वेक्टर के साथ में, तो एटीपीएस एंजाइम वापस से हाइड्रोलाइसिस करेगा एटीपी का, एनर्जी रिलीज होगी, ऊर्जा जो है वो मुक्त होगी और उस एनर्जी की हेल्प से जो एक सोडियम आयन है और एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, उनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है और इसी को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे जब सोडियम आयन व ग्लूकोज अणु बंधन स्थल से जुड़ जाते हैं, बंधन स्थल से जुड़ जाते हैं तो एटीपेस एंजाइम की सहायता से
सहायता से एटीपी का जल अपघटन होता है। अच्छा, एटीपी का जल अपघटन होगा तभी एनर्जी या ऊर्जा मुक्त होगी, है ना। तो एटीपी का जल अपघटन होता है, जल अपघटन, या इंग्लिश में कहेंगे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस होता है, या होने से डायरेक्टली निकलेंगे, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे एक सोडियम आयन तथा एक सोडियम आयन तथा एक ग्लूकोज अणु का, ग्लूकोज अणु का स्थानांतरण, एक ग्लूकोज अणु का स्थानांतरण हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है ना। जिस एनर्जी रिलीज होगी और उस एनर्जी की वजह से 1 आयन ऑफ सोडियम एंड 1 आयन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गेट ट्रांसपोर्ट ना। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे। अच्छा, ऑब्वियसली जब इनकी बाइंडिंग होगी तो वाहक का संरचना जो है वो परिवर्तित हो जाती है ना। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे when sodium ion and when sodium ion and when sodium ion and 1 molecule of glucose, 1 molecule of glucose get bind with binding site of, get bind with binding site of vector, the structure of vector get changed, the structure of vector get changed, ठीक है। आगे लिखेंगे after this hydrolysis of ATP occur, after this hydrolysis of ATP occur, after this hydrolysis of ATP occurred, due to which hydrolysis of ATP occur, due to which 1 ion of sodium, due to which 1 ion of sodium and 1 molecule of glucose, 1 molecule of glucose, 1 ion of sodium and 1 molecule of glucose get transport, मतलब उनका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। लेकिन ये याद रखना कि यहाँ पर जो सोडियम आयन और ग्लूकोज आयन का परिवहन होगा, यानी यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट होगा वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी सेम डायरेक्शन में होगा। या तो दोनों सेल के अंदर आएंगे या फिर दोनों सेल के बाहर जाएंगे, ये बात याद रखना। तो स्टार लगा के लिखेंगे लेकिन द्वितीयक सक्रिय परिवहन में, लेकिन द्वितीयक सक्रिय परिवहन में दोनों अणुओं का स्थानांतरण, दोनों अणुओं का स्थानांतरण एक ही दिशा में संपन्न होता है। दोनों अणुओं का स्थानांतरण एक ही दिशा में संपन्न होता है, एक ही दिशा में संपन्न होता है। इंग्लिश वाले बच्चे स्टार लगा के लिख लेंगे। बट इन सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट,
but in secondary active transport, both molecules get transferred in, but in secondary active transport, both molecules, one is ion, one is molecule, तो both molecules get transferred या transferred ऑब्लिक करके transported in same direction, same direction। और यहीं पर हमारा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट या कोशिका झिल्ली परिवहन जो है वो होता है पूरा। और इसमें हमने बेसिकली पढ़ा क्या कि पहले तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखी, कोशिका की संरचना देखी, कोशिका की संरचना में कोशिका झिल्ली की संरचना देखी यानी सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखी, उसका केमिकल कंपोजिशन देखा यानी रासायनिक संगठन देखा, फिर उसके बाद में हमने उसके थ्रू होने वाले ट्रांसपोर्ट को देखा यानी उसके थ्रू जो परिवहन होता है वो देखा। और इसी के साथ में हमारा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन यानी इसी के साथ में हमारा जो टॉपिक है कोशिका झिल्ली वो होता है पूरा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम सेल ऑर्गेनल्स या जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी एपरेटस, दीज ऑल आर द सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। ये सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।